मैं और बाई निंगबिंग लगभग 10 सालों तक एक दूसरे को यातना देते रहे। वह एक के बाद एक प्रेमिकाओं को खुलेआम साथ घुमाता रहा और मैं उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे की कमजोरियां पकड़े हुए थे। कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं उससे तलाक लेने वाली थी। मैं काफी देर तक हाथ में पकड़ी मेडिकल रिपोर्ट को देखती रही, फिर बाई निंगबिंग को फोन लगाया। तुम कहाँ हो फांग युआन? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? तुमसे क्या मतलब? हम तलाक ले रहे हैं। सामने से ठंडी हंसी सुनाई दी, फिर उसने फोन काट दिया। वैसे भी ये तरीका मैं पहले बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी थी। अधिकतर यह सिर्फ उसे एक बार देखने का बहाना होता था। उसका भरोसा न करना भी सही था। मैंने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। मैं उस रिपोर्ट को देखती रही जिस पर मेरी जिंदगी के खत्म होने की मुहर लगी थी। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर बाई निंगबिंग को ढूंढना था तो मेरे पास सबसे तेज तरीका था। अगले ही पल मैं उसके विला के सामने खड़ी थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा एक कम उम्र के लड़के ने खोला। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डर भर गया, मानो मैं कोई भयानक काम करने वाली हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। जाकर बाई निंगबिंग से कहो कि घर लौट आए। मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। उसकी सारी प्रेमिकाओं में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। हमारे तलाक के बाद शायद तुम ही उसकी जगह ले लो। ये सुनते ही उसने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे घिन मत दिलाओ। उसे जाकर बता देना, अगर वह कल तक घर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। मैं उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुड़कर चली गई। अगर कुछ अप्रत्याशित ना हुआ तो आज रात मैं जरूर बाई निंगबिंग को देख लूंगी। मैं उसके सबसे प्यारे वांग दातिंग को भड़काने खुद पहुंची थी। वह इसे कैसे सह सकता था? इसलिए रात होते ही वह गुस्से से भरा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे उस नाम से मत बुलाया करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो क्या हुआ, मैं बुलाऊंगी, तुम क्या कर लोगे? वह गुस्से से पागल होने वाला था, लेकिन मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकता था। बस वही बातें कहता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इससे क्या मिलता है। वांग दातो पहले ही काफी आज्ञाकारी है। हमारे बीच अब कोई प्यार नहीं बचा। फांग युआन, ये क्या तुम समझती नहीं? तुम तलाक भी नहीं देना चाहती और मुझे किसी पसंदीदा इंसान को अपने पास रखने भी नहीं देती। क्या तुम चाहती हो कि हर इंसान तुम्हारी तरह अकेला रहे? उसकी बात खत्म होते ही मैंने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से तोड़ दिया। वह सही कह रहा था, मैं सच में अकेली थी। इसीलिए इतने सालों तक मैंने उसे कसकर पकड़े रखा, ये जानते हुए भी कि हमारे बीच प्यार कब का खत्म हो चुका है। मैं तलाक नहीं देना चाहती थी, हाँ मैं दुखी थी। तो फिर वह क्यों खुश रहे? मैंने भी हार न मानते हुए जवाब दिया, लेकिन भीतर से बेहद थक चुकी थी। इन सालों में जब भी मैं बाई निंगबिंग से मिली, हम हमेशा दुश्मनों की तरह लड़ते रहे। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या था? मैंने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। साइन करो, समझ लो मैं दया करके तुम्हें आजाद कर रही हूँ। बाई निंगबिंग ने गंभीर चेहरे से एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह चौकन्ना होकर मुझे घूरने लगा। अब तुम क्या चाल चल रही हो? मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, बाकी सब तुम्हारा। हमारी सारी संयुक्त संपत्ति भी मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? शायद पहले मैं बहुत ज्यादा मांगती थी, इसलिए अब जब मैं कुछ नहीं मांग रही थी उसे शक होना स्वाभाविक था। ये घर हमारा शादी वाला घर था। हालांकि अब इसकी कीमत ज्यादा नहीं रही थी, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती थी कि कोई और औरत उसके साथ यहाँ रहे। मैं दिल से बुरी थी, उसे किसी और के साथ खुश देखकर सह नहीं सकती थी। और वैसे भी अगर ये घर बेच दिया जाए तो शायद अच्छी जगह कब्र खरीदने लायक पैसे मिल जाएं। जीते जी का घर मरने के बाद की मिट्टी के बदले। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही चली जाऊंगी। शायद यही सबसे हल्का अंत होगा। बाई निंगबिंग ने बहुत सावधानी से कागजों को बार बार पढ़ा, फिर बोला, मैं अपने वकील से नया एग्रीमेंट बनवाऊंगा। घर तुम्हारा रहेगा, इसके अलावा मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। इसके बाद हमारा हिसाब हमेशा के लिए खत्म। वह सच में बड़ा उदार निकला। सिर्फ 1 करोड़ में हमारे 10 साल के रिश्ते की कीमत लगा दी। मेरे वकील के बनाए कागजों पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारे वकील पर भरोसा है। देखो, अब मैं बाई निंगबिंग से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उसे आजाद करने के पल में भी मैं उसे ताना मारे बिना नहीं रह सकी। ये सोचकर मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं मान गई। अच्छा, कल मेरा असिस्टेंट एग्रीमेंट लेकर आएगा, तुम तुरंत साइन कर देना। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा शायद वह रातों रात अपने सारे वकीलों को बुलाकर मीटिंग करेगा, यह जानने के लिए कि कहीं मैंने कोई जाल तो नहीं बिछाया। जो करना है जल्दी करो, मैंने इतना कहा। फिर भी वह चालाक लोमड़ी की तरह मुझे देखता रहा। मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूँ, पैसे लेने के बाद तुम सी शहर छोड़ दोगी। आखिर हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से दूर तो मन भी शांत। अगले दिन बाई निंगबिंग का असिस्टेंट सच में अपनी भारी तनख्वाह के लायक निकला। वह हाथ में एग्रीमेंट लेकर आ गई। उसने सम्मान से कागज मुझे थमाते हुए कहा, मैडम फांग, मेरे और बाई निंगबिंग के झगड़ों के बारे में पूरी कंपनी जानती थी। वांग दातिंग तो खुलेआम उसे ऑफिस लाने ले जाने लगा था, और बाई निंगबिंग भी मुझे नीचा दिखाने में पीछे नहीं था। उसने जानबूझकर वांग दातिंग को कंपनी में मेरा असिस्टेंट बना दिया। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगा, वह वापस घर भेज दिया गया। उसके बाद से बाई निंगबिंग ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। तब से मैं भी कंपनी नहीं गई। अब बहुत कम लोग मुझे मैडम फांग कहकर बुलाते थे। मेरे सामने खड़ी ये लड़की शायद अकेली थी, जरूरत नहीं, अब देखने लायक कुछ बचा भी नहीं। मैं मुस्कुराई और एग्रीमेंट उसे वापस दे दिया। अपने मिस्टर बाई से कहना 1 महीने बाद समय पर पहुंचे, देर मत करे, मेरे पास आखिर ज्यादा समय नहीं बचा। जी मैडम फांग। लड़की विनम्रता से विदा लेकर चली गई। हम दोनों एक के पीछे एक बाहर निकले। बाई निंगबिंग नहीं चाहता था कि मैं इसी शहर में रहूं, और सच कहूं तो मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। गिरते पत्ते आखिर जड़ों की ओर लौटते हैं। मैं भी घर लौटना चाहती थी, इसलिए मैं वापस छिंगछिंग आ गई। सोचते सोचते एहसास हुआ कि मुझे यहाँ लौटे लगभग 5 साल हो चुके थे। सबसे पहले मैं कब्रिस्तान गई। माँ पापा दादा दादी
सब यहीं थे। मैं समाधि के सामने बैठ गई। बाई निंगबिंग सही कहता था, मैं सच में बहुत अकेली थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता कार दुर्घटना में गुजर गए। कॉलेज खत्म होने के बाद दादा दादी भी एक एक करके दुनिया छोड़ गए। मैंने उनकी कब्रें पास पास बनवाई थी। मुझे लगता था इससे उन्हें एक दूसरे का साथ मिलेगा। मैंने अपने लिए भी यहीं पास में एक जगह खरीद रखी थी। एक वजह यह थी कि मैं उन्हें बहुत याद करती थी। दूसरी वजह यह कि मुझे यहाँ की फेंग शुई अच्छी लगी। मैं ज्यादा देर नहीं बैठी। शुरुआती सर्दियों की ठंड अब बढ़ने लगी थी, इसलिए बस कुछ हल्की बातें करके उठ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब मैं तुम सबको अच्छे से बताऊंगी कि उस कमीने बाई निंगबिंग ने इन सालों में मेरे साथ क्या क्या किया। मैं बड़बड़ाते हुए कपड़े झाड़कर उठी और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उस समय स्कूल की छुट्टी हो रही थी। मैं खास तौर पर छिंगचिंग हाई स्कूल पहुंची। गेट पर खड़े चौकीदार से थोड़ी बहस के बाद मैं आखिर स्कूल के अंदर घुस गई। कैंपस में कुछ छात्र झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे। कुछ लड़के बर्फ का गोला बनाकर लड़कियों पर फेंक रहे थे और लड़कियां झाड़ू लेकर उन्हें दौड़ा रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो अगले ही पल मैं अपने पुराने दिनों की खुद को और बाई निंगबिंग को देख लूंगी। मैंने सिर झटका और पढ़ाई वाली बिल्डिंग में चली गई। यादों के सहारे मैं 12वीं कक्षा के 5वें सेक्शन तक पहुंची। फिर अंदर जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठ गई। मैंने सिर मेज पर रख दिया। 1 2 3, ये मेरा स्कूल के दिनों का खास तरीका था। बस 3 तक गिनो और बाई निंगबिंग सामने आ जाता था। फिर वह चमकती मुस्कान वाली लड़की मेरे पास हाथ बढ़ाकर कहती, चलो घर चलते हैं। 1 2 3, मैंने आंखें खोली। सपना टूट चुका था। चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अब कभी वापस नहीं आ सकता था। मैं छिंगचिंग में 1 महीना रही। वहां सर्दियां जल्दी आ जाती थीं। जब दोबारा सी शहर की जमीन पर कदम रखा तो मुझे पहली बार लगा कि यहाँ कुछ गर्माहट है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर, तुम इतनी देर से क्यों आई? बाई निंगबिंग का चेहरा खराब लग रहा था। क्या बात है, तलाक लेने भी प्रेमी को साथ लाए हो? यहाँ तलाक वहां शादी। उसके पीछे खड़े वांग दातिंग को देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया। मेरी आवाज में ताना साफ था, ढंग से बात करो। आज वांग दातिंग की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। ठीक है, पहले उसे चेकअप करवा लो। मुझे क्या जल्दी है, मैं इंतजार कर लूंगी। जल्दी करो, ड्रामा मत करो। वह मेरी ओर बढ़ने लगा। तुम मुझे जबरदस्ती अंदर ले जाओगे? शर्म नहीं आती? बहस बंद करो। मैं हंसी और बोली, बाई निंगबिंग, अगर तुम इतनी बेचैनी नहीं दिखाते तो शायद मैं अभी तुम्हारे साथ अंदर जाकर सर्टिफिकेट ले भी लेती। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे बेहोश करके अंदर ले जाओ या फिर दफा हो जाओ। बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने मुझे घूरा और वांग दातिंग को लेकर चला गया। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि खाने का भी मन नहीं रहा। तलाक लेने आया है और ऊपर से प्रेमी को साथ लाकर मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने पास की दुकान से एक बेसबॉल बैट खरीदा और सीधे टैक्सी लेकर वांग दातिंग के घर पहुंच गई। इस घर की मालिक बाई निंगबिंग है, सही? मैंने मुस्कुराते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। ये हमारी शादी की संयुक्त संपत्ति है। मिस्त्री ने फुर्ती से दरवाजा खोल दिया। मैंने उन्हें पैसे देकर भेजा और सीधे अंदर चली गई। बाई निंगबिंग को उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना काफी पसंद था। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन ऐसी तस्वीरें बहुत थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग हमेशा व्यस्त रहने लगा। हमारी साथ वाली तस्वीरें भी कम होती गईं। पहले हम पीठ फेर कर सोते थे, फिर अलग अलग कमरों में, और आखिर में अलग रहने लगे। तभी मुझे समझ आया कि हमारा रिश्ता सच में टूट चुका है, क्योंकि बाई निंगबिंग अब अलग अलग मर्दों को अपने घर लाने लगा था। मैंने कमरे का एक चक्कर लगाया और धीरे से एक बैंगनी जेड की सजावट तोड़ दी। वह मेरी दादी को बहुत पसंद आती। मैंने खास उनके लिए खरीदी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह उस सर्दी से पहले ही चली गई, तो यह यहाँ छुपा कर रखा था। बाई निंगबिंग इसे अपने प्रेमी को खुश करने के लिए ले आया। ये देखकर मैंने और नहीं सोचा। मैंने बेसबॉल बैट घुमाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में घर का आधे से ज्यादा सामान टूटकर बिखर गया। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई तरल चीज जमीन पर टपक रही है। मैंने सिर उठाकर खून पोंछा और अगले ही पल मेरी नजर हैरान वांग दातिंग और गुस्से से भरे बाई निंगबिंग से जा मिली। मेरा नाम मत लो, सुनकर उल्टी आती है। फांग युआन, मैं सच में तुम्हें अब समझ नहीं पा रहा। बाई निंगबिंग गुस्से से पागल हो उठा। वह मुझे धक्का देने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि मेरी नाक से फिर खून बहने लगा है। उसके कदम अचानक रुक गए। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, गुस्से की गर्मी है। तुम और तुम्हारे प्रेमी ने जो हालत कर रखी है। फांग युआन, मैं भी तुम्हें बहुत समय से सह रहा हूँ, जल्दी से तलाक खत्म करो। इस जन्म में फिर कभी मत मिलना, अगले जन्म में भी नहीं। पिछली बार की घटना के बाद अगले दिन बाई निंगबिंग अकेला आया। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे कागजों पर साइन किए। मुहर लगते ही आखिरकार हमें वह तलाक का सर्टिफिकेट मिल गया। बाई निंगबिंग ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह बेपरवाही से मुड़ा और चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं काफी देर तक उसकी पीठ देखती रही। अचानक मुझे बहुत साल पहले की एक सर्द रात याद आ गई। उसने गर्म पानी की थैली मेरे हाथ में रखते हुए कहा था, शाओ युआन, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगा। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। मैं तुम्हें जाते हुए देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। बाई निंगबिंग, अब हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गई और इलाज शुरू किया। मैडम, आप फिर से चुपके से ड्रिप क्यों निकाल रही हैं? जो मुझे डांट रही थी वो एक इंटर्न नर्स थी। उम्र बहुत कम थी, लेकिन काम में बेहद फुर्तीली। क्या आप इलाज नहीं करवाना चाहती? मुझे ये बहुत ठंडा लगता है, सच में। क्या तुम मुझे एक छोटा सा गर्म पानी का बैग ला सकती हो? लड़की ने आधा विश्वास आधा शक करते हुए एक छोटा सा हैंड वार्मर लाकर दिया। अब दोबारा चुपके से ड्रिप मत निकालिएगा। वह झुककर मुझे समझाने लगी,
क्या ऐसे दर्द नहीं होता? उसकी बात सुनकर मेरी नाक अचानक जलने लगी। बहुत समय हो गया था किसी को ये पूछे हुए कि मुझे दर्द होता है या नहीं। जो लोग मेरी चिंता करते थे वे कब के इस दुनिया से जा चुके थे। दर्द नहीं होता, थैंक यू नर्स जो। झूठ बोलना आसान नहीं था। सिर्फ आधे महीने में मेरे हाथों में इतनी सुइयां लगी कि जैसे एहसास ही खत्म हो गया हो। रात में दर्द के कारण नींद नहीं आती थी। मैं सिर्फ ड्रिप स्टैंड पकड़कर इधर उधर घूमती रहती। उस रात नर्स स्टेशन में सिर्फ नर्स जो थी। वो चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। मैंने धीरे से उसकी मेज थपथपाई। क्या हुआ? उसने इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है। फिर मुझसे पूछा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही, बस टहल रही हूँ। मैंने ड्रिप स्टैंड की ओर इशारा किया। उसने मेरा चेहरा देखा, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं कहना चाहती थी नहीं, लेकिन जाने क्यों मैंने सिर हिला दिया। उसने मुझे हाथ से इशारा किया। मैं नर्स स्टेशन के अंदर गई और उसके पास बैठ गई। फिर मैंने उसके साथ बहुत मीठी ब्रेड खाई, घटिया लेकिन भावुक टीवी ड्रामा देखा और पूरा टिश्यू पैकेट खत्म कर दिया। सुबह होने तक वो मुझे वापस कमरे में भेजने लगी। सच कहूं तो इससे थोड़ा फायदा हुआ, अब दर्द कम लग रहा है। अगला एपिसोड मेरे साथ देखना। मुझे कहानी याद है, तुम अकेले मत देख लेना। नर्स जो मुस्कुराई। अब जाइए और सो जाइए। मैंने उसके साथ 3 रातें टीवी ड्रामा देखते बिताई। फिर एक रात मुझे बाई निंगबिंग का फोन आया। तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या मतलब? जब हम पति पत्नी थे तब तुम्हें पूछने का हक नहीं था, अब तलाक के बाद पूछ रहे हो? मेरी बात से वह साफ चुप हो गया। फिर तुरंत फोन काट दिया। मेरा अच्छा मूड भी खराब हो गया। मैंने बिना सोचे उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। नर्स जो बगल में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी कि हम साथ टीवी देखें। उसने धीरे से पूछा, क्या वो आपका परिवार है? मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे घर के सारे लोग मर चुके हैं। तो वह एक दिमाग से बीमार औरत। उस एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी में ज्यादा हलचल नहीं मचाई। मैं वैसे ही दिन में सोती, इलाज करवाती और रात में घूमती रहती। अगर नर्स जो की ड्यूटी होती तो हम साथ टीवी देखते। लेकिन बाई निंगबिंग इतनी आसानी से गायब होने वाला नहीं था। एक हफ्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने होंठ सिकोड़कर वह नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बाई निंगबिंग ऐसा इंसान था, कुछ पैसे कमाने के बाद न जाने किसने उसे इतना बिगाड़ दिया था। जब तक अपनी बात मनवा न ले वह हार नहीं मानता था। शायद इसलिए भी क्योंकि वह पहले अमीर घर की बेटी थी। फिर एक रात जब मैं बड़ी मुश्किल से सो पाई थी, उसकी लगातार कॉल्स से मेरी नींद टूट गई। हेलो, तुम घर पर क्यों नहीं हो? मैं चिढ़ गई थी लेकिन फिर भी धैर्य से बोली, तुम्हें मुझसे क्या काम है? पैसे किस बैंक कार्ड में भेजूं? किसी में भी भेज दो। इतनी छोटी बात के लिए फोन क्यों किया? तुम घर पर क्यों नहीं हो? वह फिर वही बेकार सवाल पूछने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में बात आई, तुम मेरे घर पर हो? मैं सलाह दूंगी कि तुरंत वहां से निकल जाओ। मैंने वो घर एजेंट को बेचने के लिए दे दिया है। कभी भी कोई घर देखने आ सकता है। जल्दी बाहर निकलो, मेरे पैसे कमाने में बाधा मत बनो। तुम घर बेच रही हो? उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। नहीं बेचूंगी तो क्या डाउनलोड करूंगी? बकवास बंद करो, जल्दी निकलो वहां से। इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने अपना धैर्य खो दिया। तुरंत फोन काटा, ब्लॉक किया, नंबर डिलीट किया, पूरा पैकेज। लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागती रही और मन ही मन बाई निंगबिंग को 1000 बार कोसती रही। गुस्सा चाहे जितना हो, फिर भी नर्स जो मुझे पकड़कर समय पर इलाज के लिए ले जाती थी। अपने शहर में पुराने लोगों से टकराना तय ही था। अरे, आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। वह मेरी स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त थी, श्याओ हुओ। पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो पुरानी बातें होना तय होता है। उस दिन नर्स जो का मूड अच्छा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर बाहर जाने की अनुमति मिल गई। मैंने हॉटपॉट खाने का फैसला किया। तुम कैसी हो? श्याओ हुओ ने सावधानी से पूछा। मैं मुस्कुराई, ठीक हूँ, पैसे काफी हैं, बस जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं बची। उसके हाथ से सब्जी उठाते हुए चॉपस्टिक कांप गई। वह मुझे खाली निगाहों से देखने लगी। कौन सी बीमारी? ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है। कोई बात नहीं, अभी इतनी जल्दी भी नहीं मरूंगी। इतना कहकर मैंने खिड़की के बाहर देखा। मैं धूप वाले दिन मरना चाहती हूँ, सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। फिर मैंने पूछा, और तुम अब भी वांग यानरान के साथ हो? वांग यानरान का नाम सुनते ही उसकी आंखें थोड़ी बुझ गईं। मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। हर किसी को जिंदगी समझना जरूरी नहीं होता। इंसान बस खुश रहकर जी ले, वही काफी है। खाना खत्म करके जब हम बाहर निकले तो मैंने अचानक कहा, एक बात मानोगी? कहो। किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिली हो, और अगर समय मिले तो कभी कभी मुझसे मिलने आ जाना। बाई निंगबिंग को नहीं पता, हमारा तलाक हो चुका है, उसे जानने की जरूरत नहीं। इसके बाद श्याओ हुओ चुप हो गई। हम दोनों खामोशी से सामने देखते रहे। स्कूल के दिनों में मैं और बाई निंगबिंग बेहद प्यार करने वाले कपल थे, और श्याओ हुओ वांग यानरान के पीछे घूमने वाली छोटी पूंछ। लेकिन चाहे समय कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, आखिर वह धुएं की तरह उड़ ही जाता है। अस्पताल लौटते ही गलत तरीके से खाना खाने के कारण नर्स जो ने मुझे पकड़कर खूब डांटा। मैंने आज्ञाकारी बनकर कहा कि आगे से ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। वह कैंची लेकर आई और मेरे बाल काटने लगी। मैंने तुरंत अपने बाल पकड़ लिए। बस एक बार बाहर जाकर खाना खाया था, अब नहीं जाऊंगी, ठीक है? लेकिन बाल क्यों काटने हैं? नर्स जो ने समझाया, आपकी कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है। कीमो में वैसे भी बाल झड़ जाएंगे, पहले से काट देना बेहतर है। तो फिर कीमो ही मत करो। मेरी बात सुनते ही नर्स जो गुस्से से लाल हो गई। अच्छा, मैं सोचूंगी। वह मुझे और समझाने वाली थी, लेकिन तभी किसी के अंदर आने की आहट हुई। वह सीधा मेरी तरफ चला आया। आप कौन हैं? नर्स जो ने पूछा, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। बस ठंडे चेहरे से मुझे घूरता रहा, मानो मेरे चेहरे पर कोई साजिश ढूंढ रहा हो। ये मुझसे मिलने आया है। नर्स जो, मेरे बालों को छोड़ दो और काम पर जाओ। नर्स जो ने उस औरत को संदेह से देखा, फिर मेरी तरफ झुककर धीरे से कहा, अगर कुछ हो तो मुझे बुला लेना। मैंने सिर हिलाया। तब जाकर वो बाहर गई। मैंने बाई निंगबिंग की ओर देखा। क्या बात है,
इस बार वांग दातिंग के साथ नया साल, क्रिसमस या वैलेंटाइन नहीं मनाना। वांग दातिंग के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था जिससे वह बाई निंगबिंग को अपने पास बुला लेता। एक समय ऐसा भी था जब मुझे हर त्योहार से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वे मुझे और भी ज्यादा अकेला महसूस कराते थे। फिर धीरे धीरे आदत हो गई, अकेले रहना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अब वह फिर सामने आकर मुझे परेशान करने लगा था। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? उसकी बात सुनते ही मेरे सीने में जैसे तेज दर्द उठा। लगता है तेज धार वाले चाकू की आदत पड़ जाने के बाद भी जब वह घाव चीरता है तो दर्द फिर भी होता है। मैं मुस्कुराई। हाँ, ये मेरी नई चाल है, तो तुम फंसना मत, अब जल्दी निकलो यहाँ से, तुम मेरे साथ चल रही हो। इतना कहकर वह मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं तैयार नहीं थी, इसलिए उसके साथ कुछ कदम खींच गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाथ छोड़ो, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, समझे? और तुम यहाँ आए कैसे? उसने मेरा हाथ छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे और पैसे ऐंठने की कोशिश मत करो, तुम भी जानती हो हमारा तलाक हो चुका है। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न होने लगा, जैसे खून का बहाव रुक गया हो। मैं उससे एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी, बस उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए बोली, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। अपने उन दोनों प्रेमियों को लेकर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। आखिरी शब्द मैंने लगभग हाँफते हुए निकाले। बाई निंगबिंग ने दांत भींचे, फिर पलटकर दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद नर्स झो चिंतित चेहरे के साथ अंदर आई। आप ठीक हैं? मैंने पीले पड़े चेहरे से पूछा। अगर मैं कहूं कि ठीक नहीं हूं तो क्या ड्रिप बंद हो जाएगी? नहीं। तो फिर मैं ठीक हूं। उस दिन के बाद बाई निंगबिंग फिर मेरे सामने नहीं आया। मेरी जिंदगी 1 हफ्ते तक फिर शांत रही। हाँ, शाओ हुओ अक्सर मिलने आने लगी थी। हालांकि हम दोनों के बीच अब ज्यादा बातें नहीं बची थीं, लेकिन मैं तो बस यही चाहती थी कि वह चुपके से मेरे लिए थोड़ा जंक फूड ले आए। पर हर बार नर्स झो पकड़ लेती और सब जब्त कर लेती। मैं बस बेबस होकर रह जाती। चंद्र नववर्ष करीब आता जा रहा था। एक दिन नर्स झो ने धीरे से मुझसे कहा, मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। मैं हंस पड़ी। ठंडी सांस छोड़ते हुए मैं बाहर टहलने का समय गिनती रहती। अगर समय पर वापस न लौटूं तो नर्स झो फिर डांट लगाती। उसी दिन जब मैं मुड़ी तो अचानक किसी से टकरा गई। मुझे चक्कर सा आया। मैं पीछे हटते हुए जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी। मैं माथा मलते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। फांग युआन। बाई निंगबिंग का चेहरा फिर मेरे सामने था। अगर मौसम इतना ठंडा ना होता तो सच में मैं उसे एक थप्पड़ मार देती। अब फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? इस बार वह पहले जैसा सजा संवरा नहीं लग रहा था। चेहरा थका हुआ और बिखरा हुआ था। मैंने ताना मारा, क्या हुआ? तलाक को अभी कितने दिन हुए हैं? इतनी जल्दी बिजनेस डूब गया या तुम्हारे प्रेमी ने छोड़ दिया? लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। मैंने उसे घूरा और अंदर जाने लगी। शाओ युआन। क्या? बाई निंगबिंग ने मुझे बहुत समय बाद इस नाम से पुकारा था। उसकी आवाज इतनी अनजान लगी कि दिल घबरा गया। तुम बीमार हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुमसे क्या मतलब? वह कुछ देर चुप रहा। कम से कम हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो था। मैं हंस पड़ी। पति पत्नी का रिश्ता? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता था। जैसा पहले तय हुआ था, मैं इसी शहर छोड़ दूंगी और तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, बस मुझे परेशान मत करो। मैं मुड़कर चली गई, लेकिन बाई निंगबिंग गया नहीं। वह बस चुपचाप मेरे पीछे चलता रहा। शायद उसे बार बार देखने की वजह से मेरी रातों की नींद फिर खराब होने लगी थी। उस रात भी नर्स जो की ड्यूटी थी। मैं ड्रिप स्टैंड पकड़कर बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही बाईं तरफ बेंच पर सिकुड़ी हुई एक परछाई देखकर मैं चौंक गई। करीब जाकर छाननी में देखा, वह बाई निंगबिंग था। मैंने बिना संकोच उसे पैर से ठोकर मारकर जगा दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? वह नींद से उठा, लेकिन नाराज नहीं हुआ। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं तबीयत खराब है? अगर तुम मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ तो मुझे हर जगह अच्छा लगेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। तो क्या हुआ? मुझे ढूंढने की जरूरत किसने कही? वह चुप रहा। मैं भी उससे बहस नहीं करना चाहती थी। जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मैं शिकायत कर दूंगी कि तुम सार्वजनिक जगह घेर कर बैठे हो। इतना कहकर मैं तेजी से आगे बढ़ गई और नर्स झो के साथ टीवी देखने लगी। विज्ञापन के दौरान नर्स झो मेरे पास झुककर बोली, आज वह आदमी दरवाजे के बाहर काफी देर खड़ा रहा, बस देखता रहा, अंदर नहीं आया। शायद जब मैं दोपहर में सो रही थी तब भी वह यहीं था। मुझे लगा था कि मैं उसे छोड़कर चली आई तो वह चला गया होगा। कौन जानता था कि वह वापस लौट आएगा? उसे छोड़ो, कुछ समय बाद खुद ही चला जाएगा। घर में प्रेमी, कंपनी में सफलता, और यहाँ मेरे पास सिर्फ ताने हैं। बाई निंगबिंग जैसा इंसान अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचता। नर्स झो ने धीरे से कहा, वह हमारे पास आपका मेडिकल केस पूछने आया था। मैंने होंठ भींच लिए। कुछ नहीं कहा। मैंने तो नहीं दिया, लेकिन बाकी लोग शायद दे दें। उसने कहा कि वह आपका पति है। मैं तुरंत सीधी बैठ गई। ये बात साफ करनी पड़ेगी, वो मेरा एक्स हस्बैंड है। मुझे तो खुद नहीं पता कि वह मेरी चिंता में आया है या मेरी छोड़ी हुई संपत्ति के लिए। ये सुनते ही नर्स झो सतर्क हो गई। वह मेरे पीछे देखने लगी। मैंने मुड़कर देखा और लगभग डर ही गई। तुम अब भी मेरा पीछा कर रहे हो? बाई निंगबिंग का चेहरा भारी था। मैं पैसे के लिए नहीं आया। मैंने सिर उठाकर छत की ओर देखा। अगर पैसे के लिए नहीं तो फिर किस लिए? मैं उसे खींचते हुए कमरे में ले गई। ठीक है, तुम जीत गए। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या? कितने पैसे चाहिए? कितना दूं? बाई निंगबिंग चुपचाप मेरा हाथ रजाई के अंदर रखता रहा। फिर उसने ड्रिप स्टैंड पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। थोड़ा सो जाओ, मैंने हाथ हिलाकर कहा। ऐसा मत करो, ऐसा करते हैं, तुम ट्रांसफर के सारे पेपर तैयार कर दो, मैं साइन कर दूंगी, फिर तुम यहां से चले जाना, ठीक? फांग युआन, तुम्हारी ये जुबान एक दिन मुझे मार डालेगी। मैं हल्का सा हंसी। सॉरी, लेकिन शायद मैं आपसे पहले मर जाऊंगी। मेरी बात खत्म होते ही बाई निंगबिंग रोने लगा। मैं घबरा गई। अरे, मैं अभी मरी नहीं हूं। इतनी जल्दी मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हो? मैंने हाथ हिलाकर उसके सामने मजाक किया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शाओ युआन, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे मत डराओ प्लीज। इतने सालों बाद भी उसे अच्छी तरह पता था कि मेरा दिल सबसे जल्दी किस बात पर पिघलता है।
स्कूल के दिनों में जब भी वह मुझे नाराज कर देती तो मेरे सामने बैठ जाती, सिर झुकाकर मेरी उंगलियां पकड़ती और फिर मीठे अंदाज में कहती, श्याओ युआन, गुस्सा मत होना, तुम सबसे अच्छी हो, मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो। ये याद आते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अचानक उठी और उसे लात मार दी। निकल जाओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि वह 20 साल की अपनी पुरानी मासूमियत का नाटक करके मुझे फिर से मना लेती थी, और हर बार जब मैं उसे माफ कर देती वह उन्हीं 20 साल वाली आंखों से मुझे फिर चोट पहुंचाती। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे खुद से नफरत थी, क्योंकि मेरा दिल हमेशा पिघल जाता था। बाई निंगबिंग टूटा हुआ सा उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर ही रहूंगा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक? दफा हो जाओ। सच तो यह था कि अगर वह 1 सेकंड और रुकता तो शायद मैं रो पड़ती। मैं उसे कैसे याद न करती, लेकिन चाहे जितना याद करूं, 20 साल वाला बाई निंगबिंग अब कभी वापस नहीं आएगा, और 28 साल वाले बाई निंगबिंग को मैं याद भी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद नर्स जो नए साल के लिए घर जाने लगी। जाने से पहले उसने मुझे ध्यान से समझाया, दवाइयां समय पर लेना, ड्रिप ठीक से लगवाना, सुई मत निकालना, और कोई शरारत नहीं। मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे दोहराने लगी। नर्स जो बहुत खुश हुई। फिर मैं काउंटर पर झुककर बोली, क्या थोड़ा ज्यादा पेनकिलर नहीं दे सकती? रात में बहुत दर्द होता है। नर्स जो ने सिर हिला दिया। नहीं, क्यों ना उस आदमी को अंदर आने दो, कम से कम नए साल पर वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, यही तो दिक्कत है, वह बाहर खड़ा रहता है तो दिल और ज्यादा दुखता है, दिल दुखता है तो शरीर भी ज्यादा दर्द करता है। नए साल की रात आखिरकार बाई निंगबिंग मेरे कमरे के बाहर नहीं था। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा टहलकर वापस कमरे में आई और टीवी देखने लगी। बाहर पटाखों की आवाज लगातार गूंज रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बस थोड़ा सा त्योहार का माहौल महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याओ युआन, हैप्पी न्यू ईयर। बाई निंगबिंग दरवाजे पर खड़ा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और हाथ में केक। एक इच्छा मांगो। वह उत्साह से केक मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैंने दरवाजा पकड़े रखा और जटिल भाव से उसे देखा। बाई निंगबिंग, तुम सच में बहुत बेकार हो। इतना कहकर मैंने मोमबत्ती बुझा दी। 2 साल पहले नए साल की रात मैंने कहा था कि अकेले त्योहार मनाना बहुत अकेला लगता है। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। तुम लौट आए थे, लेकिन रात 11 बजे तुमने कहा कि तुम्हें जाना होगा। कहा था कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, पार्टनर कंपनी का बॉस नया साल नहीं मना रहा, इसलिए तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं हल्का हंसी, लेकिन वे कोई ओवरटाइम नहीं था। मैंने सब सुन लिया था। जिस रात तुम गए, मैंने अकेले नया साल मनाया। उस साल की सर्दी बहुत ठंडी थी। तब मुझे समझ आया कि नए साल का भी कोई मतलब नहीं है। उसी दिन से मैंने नए साल का इंतजार करना छोड़ दिया। मैंने उसकी ओर देखा। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मैंने बहुत पहले ही नए साल की उम्मीद करना छोड़ दिया था। मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह कोई बहाना ढूंढना चाहता हो। लेकिन अब मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इसी बात का है कि तब मैं सच नहीं समझ पाई। मैं अब भी सोचती रही कि शायद तुम बदल जाओगे। अगर उस समय मैं समझ जाती तो शायद आज मैं नए साल की इच्छा मांग पाती। मैं 100 साल तक जीना चाहती हूँ। क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं दरवाजा उसके चेहरे पर लगा या नहीं। शाओ हुओ अब इस बारे में कुछ नहीं कहती थी। उसने चुपचाप हेयर ट्रिमर निकाला। सच में काटने हैं? हाँ, काट दो। नर्स जो पहले ही बहुत व्यस्त रहती है, उसका समय मत खराब करो, तुम कर दो। श्याओ हुओ चुपचाप मेरे बाल काटने लगी। मेरे लंबे सुंदर बाल धीरे धीरे जमीन पर गिरते गए। मैंने आईने में खुद को देखा। अब सच में मरीज लग रही हूँ, एक अंतिम अवस्था की मरीज। अब मैं ज्यादा चल फिर भी नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे शरीर में दर्द रहता था। इसलिए मैंने नर्स जो से कहा कि मेरे लिए एक केयर टेकर ढूंढ दे। ध्यान रखना, कोई फुर्तीला इंसान हो, काम जल्दी करने वाला। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। नर्स जो ने वादा निभाया। अगले ही दिन वह एक केयर टेकर लेकर आई, लेकिन कमरे में आने से पहले ही बाई निंगबिंग ने उसे रोक दिया। उसकी हरकतें नरम थीं, लेकिन आवाज बेहद दृढ़। मैं इसकी देखभाल करूंगा। मैं दर्द से इतनी थक चुकी थी कि बोलना भी मुश्किल था। फिर भी मैंने किसी तरह कहा, निकल जाओ। वह हल्का सा हंसा। ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूं, अब असर नहीं होता। मेरे मन में और गुस्सा भर गया। मैं कैसे भूल गई थी? बाई निंगबिंग तो मेरी किस्मत का दुश्मन था, हमेशा मेरी हर बात के उल्टा करता था। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो मैंने कमरे की सारी चीजें फेंकनी शुरू कर दी ताकि वह चला जाए, लेकिन वह मेरे सामने आधा घुटनों पर बैठ गया। श्याओ युआन, बाई निंगबिंग, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि अंतिम अवस्था का मतलब क्या होता है? यह इलाज मुझे ठीक नहीं कर रहा, बस मौत को थोड़ा टाल रहा है। मैं इलाज नहीं करवाना चाहती, और मैं ऐसी शहर भी वापस नहीं जाना चाहती। वहां बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिनसे मुझे नफरत है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो जाओगी। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। ठीक होकर भी क्या होगा? मेरा पूरा परिवार जमीन के नीचे है। मैं बस उनके पास जाना चाहती हूँ। तुम मुझे बार बार रोकते क्यों हो? उसकी आंखें लाल हो गई। श्याओ युआन, हम भी तो एक परिवार थे, तुम भूल गई क्या? बाई निंगबिंग, कल तुम भी जाकर अपना दिमाग चेक करवा लेना। मुझे लगता है इलाज की जरूरत तुम्हें है। हमारा तलाक हो चुका है। क्या तुम्हारे सिर पर बड़ा सा बैनर टांग दूं, तभी याद रहेगा? मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा, क्या तुम्हें बीमार लोगों के लिए कोई अजीब लगाव है? तुम्हारा वह असिस्टेंट जब वह अस्पताल में ड्रिप लगवाने गया था, तब तुम उसके करीब आ गए, और बाद में वांग दातिंग भी हर दूसरे दिन अस्पताल भागता रहता था। अब समझ आई बात, तुम्हें बीमार लोग पसंद हैं। बाई निंगबिंग बस पीले चेहरे के साथ सिर हिलाता रहा। पूरे समय एक शब्द नहीं बोला। तुम्हारा यह शौक बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आता, और नहीं मैं इसे समझना चाहती हूँ। अब तो उसका चेहरा देखकर भी मुझे घिन आने लगी थी। सुन लो, मेरे लिए केयर टेकर ढूंढने मत जाना। मैं मर भी गई तो भी अपना पैसा तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाई निंगबिंग ने
बस लाल आंखों से एक कटोरा मेरे सामने रखा। वह मेरी पीठ सहलाते हुए रो रहा था। उसे देखकर मुझे और घिन महसूस हुई। मैंने रात का खाया सब कुछ उल्टी में निकाल दिया। उसके बाद उसने मेरे केयरटेकर को रोकना बंद कर दिया। हाँ, कभी कभी वह मेरी रखी हुई दीदी की मदद कर देता था। मैंने भी एक आंख खोलकर एक बंद करके सब अनदेखा करना शुरू कर दिया। सोचा शायद यह उसकी अजीब आदत पूरी करने का तरीका है, बस मेरी आंखों के सामने न घूमे, वही काफी था। लालटेन उत्सव वाले दिन दीदी ने छुट्टी मांगी। मैंने खुशी खुशी मंजूर कर ली। आखिर उनका छोटा पोता बहुत प्यारा था। मुझे वह सच में अच्छा लगता था। बाहर अब भी आतिशबाजी हो रही थी। मैं खिड़की के पास टिककर बाहर देख रही थी। शाओ युआन, खिड़की के पास ठंड है। मैंने मुड़कर बाई निंगबिंग को देखा। वह अब तक गया नहीं था। 1 महीने से ज्यादा हो गया था वह यहीं था। बाहर वाली लंबी बेंच पर सोता था। शुरू में नर्स जो उसे भगाती थी। फिर एक दिन उसने धीरे से मुझसे कहा, जब आप सो जाती हैं वह चुपके से जाकर आपकी ड्रिप गर्म करता है। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ धीरे से सांस छोड़ी। बाई निंगबिंग, चलो बाहर चलते हैं। लालटेन उत्सव हमारे लिए हमेशा खास था। जब हम छोटे थे तो नए साल में इसी दिन बाई निंगबिंग घर से चुपके निकल आता था। फिर मेरा हाथ पकड़कर स्कूल के पीछे वाली स्नैक स्ट्रीट ले जाता। अपने लाल लिफाफे वाले पैसे से मुझे स्वादिष्ट चीजें खिलाता। उसका परिवार बड़ा और अमीर था। उसे हर बार पारिवारिक समारोहों से चोरी छिपे निकलना पड़ता था। साल भर में मैं सबसे ज्यादा इसी दिन का इंतजार करती थी। एक बार मैंने उससे पूछा था, अगर तुम्हारा परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ हुआ तो? उस समय उसने मुझे धीरे से बाहों में लिया और पूरे विश्वास से कहा, शाओ युआन, तो हम भाग जाएंगे, बिल्कुल आज की तरह। बाद में सच में बाई परिवार चाहता था कि उसकी शादी बराबरी वाले घर में हो। वे नहीं चाहते थे कि वे एक ऐसी अनाथ लड़की से शादी करे जिसका कोई परिवार ही नहीं। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। फिर एक लालटेन उत्सव की रात वह मुझे लेकर इस शहर से चली गई। आज भी मुझे वह हिलती हुई ट्रेन याद है। मैं उसे कसकर पकड़े हुए थी। अब मेरा कोई परिवार नहीं बचा। और उसने मुझे और मजबूती से थामते हुए कहा था, शाओ युआन, हम अपना नया परिवार बनाएंगे, मैं तुम्हारा परिवार बनूंगी। उस साल उसका वह गर्म हाथ और मेरा तेज धड़कता दिल आज तक याद है। उसकी कस्मों की आवाज अब भी कानों में गूंजती है। लेकिन आज सब बदल चुका था। हमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया, फिर भी आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गए, मैं समझ नहीं पाई। और फिर समझने की कोशिश भी छोड़ दी। सड़क पर चलते हुए मैंने एक ग्रिल्ड सॉसेज की ओर इशारा किया। मुझे वह चाहिए। शाओ युआन, उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। मैंने होंठ सिकोड़कर खुद खरीदने के लिए कदम बढ़ाया। ठीक है, मैं खरीद देता हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो, वहां धुआं बहुत है, तुम मत जाओ। अगले ही पल मैंने संतोष से एक बड़ा कौर लिया। कई साल बाद फिर वही जवान दिनों वाली खुशी महसूस हुई। फिर मैंने उसे और चीजें खरीदने भेजा। टांगलू, फिश बॉल्स, आइस डेजर्ट, इतनी चीजें थीं कि मैं पकड़ नहीं पा रही थी। इसलिए मजबूरी में मैंने बाई निंगबिंग को अपना मानव स्टैंड बना लिया। मैं कभी यह खाती कभी वह। लेकिन 2 कौर बाद ही वह अचानक बोला, बस करो। मैंने उसे घूरा, अगर फिर से लेक्चर देना है तो वापस चले जाओ। शाओ युआन, थोड़ा कम खाओ। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मैंने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। रो क्यों रहे हो? तुम तो यहाँ इसलिए रुके हो कि देख सको मैं कब मरती हूँ। मैंने उसका हाथ झटक दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन बाई निंगबिंग फिर भी पीछे पीछे चलता रहा। ये मत खाओ, ये सब शरीर के लिए खराब है। तो क्या तुम चाहते हो मैं जल्दी मर जाऊं? मेरा मूड खराब था तो मैं उसका भी खराब करना चाहती थी। बाई निंगबिंग ने आंखें झुका ली, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो उसने फिर मेरे कपड़े का किनारा पकड़ लिया। शाओ युआन, नूडल्स खाओगी? पीछे वाली वही पुरानी दुकान। वह वही दुकान थी जहां हम हर साल जाते थे। मुझे वहां का खाना बहुत पसंद था। शायद खाने का लालच था, या फिर पीछे से भागते हुए उन छात्रों का शोर, या शायद बाई निंगबिंग का वह झुका हुआ चेहरा किसी पुराने पल से मिल गया था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, नूडल्स की दुकान बदल चुकी थी। पहले वहां एक मोटे से भैया मालिक थे, अब उनकी जगह एक युवा पति पत्नी ने ले ली थी। वे ज्यादा अपनापन भरे लगे, लेकिन फिर भी मुझे पुराने वाले भैया याद आए। खाने का स्वाद भी बदल गया था। अब उसमें नए प्रयोग थे। मैंने ज्यादा नहीं खाया। बाई निंगबिंग ने भी मुश्किल से कुछ छुआ। जब बिल देने लगे तो उस युवा दंपति ने हमें रोक कर कहा, क्या हम एक बात पूछ सकते हैं? क्या खाना अच्छा नहीं लगा? हम देख रहे थे कि आप दोनों ने लगभग कुछ खाया ही नहीं। मैं हल्का मुस्कुराई। नहीं, बात वह नहीं है, बस हमें पुरानी चीजें ज्यादा पसंद थी, खाना भी और लोग भी। जब कोई बदल जाता है तो बदल जाता है। जो चला गया उसे वापस नहीं रखा जा सकता। हम दोनों साथ साथ वापस चलने लगे। आसमान में फिर आतिशबाजी शुरू हो गई। मैंने बाई निंगबिंग का चेहरा देखा और सोचा, जिस इंसान को प्यार मिलता है उसे हमेशा कुछ विशेष अधिकार मिल ही जाते हैं। एक इच्छा मांगो, फिर से पटाखे चल रहे हैं। मैं अचानक रुक गई और उसे जल्दी करने लगी। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। बाई निंगबिंग थोड़ा झुककर मेरे चेहरे के करीब आया। वह मेरी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोला, अगर भगवान सच में सुन रहे हैं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि समय पीछे लौट जाए। मैं हंसी। भगवान ने सुन लिया और कहा, बोली हुई इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर मैंने धीरे से कहा, ऊपर वाला सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं यह इच्छा पहले ही 10,000 बार मांग चुकी हूँ। न कोई उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ी होती है, न कोई बीता हुआ कल लौटता है। शायद माहौल बहुत शांत था, इसलिए मैंने अनजाने में समझाना शुरू कर दिया। वांग दातिंग को मैंने नहीं धक्का दिया था। बाई निंगबिंग के होठों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। तुमने उसे मेरा असिस्टेंट बनाकर भेजा था।
हाँ, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन शर्मनाक हरकत तुम्हारी थी। मैं इतनी नीचे नहीं गिरती कि उस पर हाथ उठाती। उसके तरीके बहुत घटिया थे और तुम सच में उसकी चिंता करने लगे थे। जैसे जैसे मैं बोलती गई मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मैंने उसे घर के अंदर तक नहीं आने दिया, वो बहुत गंदा था। मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, दिल में यही चाहा कि दरवाजा उसके ऊपर ही गिर पड़े। इसके बाद मैं लगभग बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। डॉक्टर ने पूछा कि क्या मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा खतरा है, लेकिन अगर सफल हुआ तो शायद कुछ महीने और जी सकें। असल में उन्होंने इतने सीधे शब्द नहीं कहे थे, ये मेरा खुद का अनुवाद था। मैंने कहा नहीं। बाई निंगबिंग ने कहा हाँ। मैं हंस पड़ी। तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। अब तुम्हारे पास इतना अधिकार भी नहीं बचा कि मेरी गंभीर हालत वाले कागज पर साइन कर सको। फिर वो रोने लगा। मैं देखना नहीं चाहती थी। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। वो मेरे लिए फैसले नहीं कर सकता था, और सच कहूं तो अब इस दुनिया में कोई भी मेरे लिए फैसला नहीं कर सकता था। मैंने अब भी बाई निंगबिंग को कमरे में आने नहीं दिया। वह रोज बाहर वाली कुर्सी पर सोता था। एक दिन नर्स झो भी मुझे समझाने आई। उसे अंदर रहने दो ना। मैं चौंक गई। तुम उसकी तरफ हो? नर्स झो हंसी। लेकिन आप भी तो रात में चुपके से उसे कंबल उड़ा देती हो। मैं चुप हो गई। हाँ, मैं पहले हार गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मैंने नर्स झो से कहा ये मेरी आखिरी जिद है। जिंदगी के आखिर में अगर मेरी कोई इच्छा बची है तो बस यही कि मैं खुद के साथ थोड़ा ईमानदार रह सकूं। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। अगर कर दूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने खुद के साथ धोखा किया। जब बाई निंगबिंग अंदर नहीं आ पाया तो उसने मुझे फूल भेजने शुरू कर दिए। हर दिन एक बड़ा सा सफेद गुलाबों का गुलदस्ता आता। मैंने काफी देर उन्हें देखा, फिर मुस्कुराकर श्याओ हुओ से कहा जब मेरी कब्र पर आना तो गुलाब मत लाना, मुझे बेल फ्लावर पसंद है। श्याओ हुओ ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन अगले ही दिन बाई निंगबिंग ने गुलाबों की जगह बेल फ्लावर भेज दिए। मैं मन ही मन सोचने लगी, वाह, श्याओ हुओ तो दुश्मन की जासूस निकली। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे फूल मुझे सच में पसंद थे। बीमारी बढ़ने के बाद मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। अक्सर धुंधली सी कोई परछाई मेरे बिस्तर के पास बैठी दिखाई देती। मैं सोचती क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि मेरे मरे हुए परिवार वाले मुझे लेने आ गए हैं। फिर वो परछाई मेरा हाथ पकड़ती और धीरे से कहती श्याओ युआन, मैं जा रहा हूं। तब समझ आता ये बाई निंगबिंग है। उसके आंसू उसके हाथों की गर्मी जैसे थे। इतना ठंडा इंसान, लेकिन शरीर का तापमान इतना गर्म। मैं आंखें बंद करके फिर सो जाती। उसे दफा हो जाओ कहना बहुत थका देता था। मेरी नींद उससे ज्यादा जरूरी थी। वह हर रात मेरे बिस्तर के पास आता और आधी रात में बिना रुके बातें करता रहता। श्याओ युआन, तुम अब मुझे नहीं चाहती? नहीं चाहती। श्याओ युआन, तुम बहुत पतली हो गई हो। श्याओ युआन, मुझे माफ कर दो ना, मैंने बाकी सबको छोड़ दिया है। अब से मैं रोज समय पर घर आऊंगा। हर दिन तुमसे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। मेरी नाक अचानक जलने लगी, आंखों में आंसू भर आए। मैंने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। बाई निंगबिंग, क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती हूँ, इसीलिए तुम बार बार मेरी हदें परखते रहे? वह चुप हो गया। श्याओ युआन, मुझसे गलती हो गई। मैं हल्का सा हंसी। गलती? तुम्हारी गलती क्या थी? बस इतना कि तुम ऊब गए थे, इसलिए नए लोगों की तलाश करने लगे। और फिर जब वह इंसान जो हमेशा तुम्हारे साथ था अचानक दूर चला गया तो तुम्हें थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, फिर तुम्हें पता चला कि वह इंसान जल्द मरने वाला है तो तुम्हें अपराध बोध होने लगा। 20 साल का बाई निंगबिंग और 28 साल का बाई निंगबिंग, दोनों के रोने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। होंठ भींच लेना और आंसुओं का लगातार गिरते रहना। बाई निंगबिंग, तुम बहुत पहले ही मुझसे प्यार करना छोड़ चुके थे। ऐसी खुद को धोखा देने वाली बातें मत करो। मैंने मुश्किल से खुद को थोड़ा सीधा किया। मान लो कि मैं अभी इसी पल ठीक हो जाऊं और तुम्हारे साथ घर लौट जाऊं, तो भी कुछ समय बाद तुम फिर इस जिंदगी से ऊब जाओगे। तुम्हें हमेशा नई चीजें पसंद हैं। अगर हम फिर साथ रहने लगे 5 साल या 10 साल बाद तुम ये सब फिर भूल जाओगे। फिर कोई नया जवान लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा। तुम फिर उन्हें मेरे सामने लाओगे और पूछोगे तलाक लेना है क्या? जब वे कहेंगे कि वे अकेले हैं तो तुम उनके पास चले जाओगे। जब वे कहेंगे कि वे दुखी हैं तो तुम मुझे छोड़कर उन्हें दिलासा दोगे। अगर वे चोटिल होंगे तो तुम मुझे ही खलनायक बना दोगे और मुझ पर इल्जाम लगाओगे। श्याओ युआन, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। मैंने कभी तुम्हें बांध कर रखना नहीं चाहा। मुझे बस डर था कि तुम खुद अपने दिल को नहीं समझ पा रहे। अपराध बोध को प्यार कैसे समझ सकते हो? मेरी आखिरी बात सुनते ही बाई निंगबिंग ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह बिल्कुल उस छोड़े हुए पिल्ले जैसा लग रहा था जिसका कोई अपना नहीं बचा हो। उसने मेरी कमर पकड़ ली। उसके आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए और वह बार बार बस एक ही बात दोहराता रहा, मैं झूठा नहीं हूं, लेकिन मैं बाई निंगबिंग की आंखों में कभी सच वाला प्यार देख चुकी थी, इसीलिए अब समझ पा रही थी। वह फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मैंने सिर उठाकर मन ही मन सोचा, अब मैं बाई निंगबिंग के लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी, एक भी नहीं। अब मैं ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाती थी, लेकिन जब भी आंखें खोलती मेरे सिरहाने बेल फ्लावर का एक गुलदस्ता रखा होता। मैंने अब बाई निंगबिंग को कमरे में आने से रोकना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उसे देखना भी छोड़ दिया था। जब नर्स जो मुझे इंजेक्शन लगाती तो चुपके से आंसू पोंछती रहती। मुझे उसके लिए थोड़ा दुख होता था। इतनी छोटी उम्र और इंटर्नशिप शुरू होते ही उसे बिछड़ना सीखना पड़ रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, मत रो, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। वह तुरंत उत्सुक हो गई। क्या? मैं मुस्कुराई। अगर नहीं रोगी तभी बताऊंगी। लड़की ने होंठ सिकोड़ लिए। कौन रो रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही। मैं धीरे से हंसी। ये तोहफा तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद बाई निंगबिंग मेरे शरीर को साफ करने में मदद करता था। मैं अब विरोध भी नहीं करती थी।
बस चुपचाप उसे देखती रहती। फिर एक दिन मैंने कहा, तुम थोड़े बदसूरत हो गए हो। कभी कभी लोग प्यार खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि बहुत देर से उसकी कीमत समझने के बाद रोते हैं। जिस इंसान को हम हमेशा अपने पास मान लेते हैं, उसे खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह हमारी आदत नहीं, हमारी दुनिया था। लेकिन हर पछतावा दूसरा मौका नहीं लाता। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।